नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। किचन किचन तो आप हर घर में होता है, आप भी जानते होंगे। किचन में काम रसोई बनाने का होता है, खाना बनाने का होता है। लेकिन जब उसी किचन के अंदर में कोई प्रेतात्मा आकर के खड़ी हो जाए, आप समझ लो कैसा महसूस करोगे। आप डर जाओगे ना। बिल्कुल यही होता है। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है जितेंद्र कुमार। ये कहानी है उत्तराखंड की, 2005 की। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था शादी के 2 साल बाद ही। एक एक्सीडेंट में उनकी पत्नी की स्वर्गवास हो चुका था। इसके बाद बहुत परेशान रहने लगे। वो तो टैक्सी चलाने का काम करते थे, शहर में किराए के घर पर रहा करते थे अपनी पत्नी के साथ में। लेकिन ये जो मौत हुई थी ना, उनके गांव में हुई थी। जब बरसात हुआ था, आंधी तूफान जब आ चुका था, उनकी पत्नी का एक पैर गलत जगह पर पड़ गया। इसके बाद वहाँ फिसलन थी। अब फिर वो फिसलती चली गई और फिर एक पत्थर से उनको चोट लग चुका था सर पर। बचाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन वो बच नहीं पाई। इसके बाद जितेंद्र जी का हालत खराब हो जाता है। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और इसके बाद वो समझ नहीं पाते हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। टैक्सी चलाने का काम करते थे, शहर में टैक्सी रखी हुई थी किराए के घर के पास में। उनकी मन नहीं करता था कि वो उस घर में जाएं, वहां शहर में जाएं, टैक्सी चलाने का काम करें। लेकिन मजबूरी परिवार की थी, गरीब परिवार से थे, तो जब तक अपना काम धंधा नहीं करेंगे तब तक भरण पोषण कैसे होगा। इंसान की तो यही मजबूरी होती है। इसके बाद वो शहर में आ जाते हैं। लेकिन जिस घर में अपनी पत्नी के साथ में रहते थे, उसी घर में कुछ ऐसा होने लगा। जब वो रात को सोते थे, खास करके आधी रात को आसपास में, तब उनको किसी को कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। जैसे उनके घर में कोई घूम रहा है, इधर उधर टहल रहा है। कभी किचन के अंदर में जैसे कोई खाना बना रहा है, बर्तन धो रहा है, ऐसी आवाज़ उनको आने लगती है। उनको लगा कि कोई खास नहीं होगा, ये सपने में होगा। कई बार किचन में जाते भी थे देखने के लिए कि कोई जानवर, कोई बिल्ली, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं आ गई। लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। खैर, जब एक रात सोए हुए थे, अब फिर ऐसा ही घटना उनके साथ में होने लगती है। तब वो किचन की तरफ जाते हैं। जब वो जाते हैं ना, तो देख करके उनकी हालत खराब हो जाती है। एकदम डर जाती हैं। कौन है भाई? देखते हैं कि एक औरत है, लेकिन चेहरा उसका दिख नहीं रहा था, चेहरा दूसरी तरफ में था। कुछ काम कर रही थी किचन के अंदर में। जैसे ही उनको एहसास होता है कि अरे ये तो पहनावा जैसा पहन रखी है, शरीर जैसा मैं देख रहा हूँ, ये तो मेरी पत्नी है। काट मार गया था, मतलब फ्रीज हो गए थे। इतना डर गए थे कि ना तो चीख पाए, ना चिल्ला पाए, ना अपनी भाग पाए अपने बिस्तर की तरफ। वहीं पर जमे रह गए। और इसके बाद उस जो भी थी उसको एहसास हो जाता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है दरवाजे पर। और जैसे ही वो मुड़ती है और उसके बाद वो चेहरा भी नहीं देख पाते हैं, और वो शरीर जो किचन में काम कर रहा था कुछ देर पहले, वो गायब हो जाता है। ये सब देख करके अब जितेंद्र जी की हालत खराब हो गई थी। उनको लगा कि हो न हो ये मेरी पत्नी की आत्मा थी, मुझसे प्यार करती थी, मैं भी उससे प्यार करता था, तो शायद इसका जो आत्मा है इसी घर में मेरे आसपास ही रहती है। डर तो गए थे। अगले दिन एक बाबा के पास में जाते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। तब बाबा कहते हैं कि बिल्कुल तुम्हारी पत्नी की आत्मा हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम बेफिक्र रहो और डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब सोचने लगते हैं कि क्या पता आत्मा है, कोई नुकसान पहुंचा दे। डर तो लगता ही है। जब इंसान को पता लग जाता है कि मैं अकेले घर में नहीं हूँ, कोई है मेरे साथ में, चाहे वो अपनी पत्नी क्यों नहीं हो, लेकिन वो तो मर चुकी है।
डर तो लगता ही है। रात में सही ढंग से सो नहीं पाते थे, लेकिन ऐसा घटना जो किचन में घटा था, और जब वो देखे थे ऐसा दोबारा नहीं होता है। मन उनका अभी भी उलझन में पड़ा था। इसी बीच टैक्सी चलाने का काम करते थे। घर में मन नहीं लगता था, डर लगता था। वो सोचते थे कि चलो मैं ज़्यादा देर तक रात में घूमता रहूँगा, और घर में आने की उनकी इच्छा भी नहीं होती थी। अब वो स्टेशन पर, बस अड्डे पर, और नहीं तो कहीं भी खाली स्थान पर अपना टैक्सी रोक लेते थे और वहीं पर सोने की कोशिश करते थे। और जब सुबह हो जाती थी तब उनका डर कम होता था और फिर अपने घर की तरफ लौट आते थे। ऐसा हर रात होने लगा था। उनकी डर जो था ना, वो कम नहीं हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। बाबा जी के पास दोबारा तिबारा कई बार गए। बाबा जी ने हर बात यही समझाया कि तुम डरो मत भाई, वो तुम्हारी पत्नी की आत्मा है, तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उससे तुम्हें लगाव है, तुम भी उससे प्यार करते हो, वो भी तुमसे प्यार करती है। और वो अभी अपने आप को मरा हुआ अब समझती नहीं है। उसको लगता है कि मैं जिंदा हूँ और अपने पति के घर में हूँ। जब उसको इस बात का एहसास हो जाएगा, देख लेना उसको मोक्ष मिल जाएगा और फिर वो तुम्हारी दुनिया से चली जाएगी। लेकिन एक घटना और इनका इंतजार कर रहा था। जितेंद्र जी के साथ में एक घटना इंतजार कर रहा था, और जिसको जितेंद्र जी समझ नहीं पाए थे कि कोई आफत उन पर आने वाली है। जितेंद्र जी अपने घर तो रात में जाते नहीं थे, डरते थे। उनको लगता था कि मेरी पत्नी की आत्मा मेरे घर में चारों तरफ घूम रही है, वो मुझे देख रही है। डरे हुए रहते थे, रात में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो अपनी टैक्सी किसी खाली स्थान पर, किसी रोड के किनारे, किसी पेट्रोल पंप के पास, किसी ढाबा के पास अपना टैक्सी रोक देते थे। कभी बस स्टैंड के पास रोक करके और फिर अपने टैक्सी में ही सो जाया करते थे। इतना उनको डर लगने लगा था, और वो नशे का शिकार अब होने लगे थे। जब वो थोड़ा सा नशा कर लेते थे, तब उनका शरीर का डर निकल जाता था, और तब वो सोचने लगते थे कि क्या मेरी पत्नी यहाँ पर भी मुझे देख रही है। ऐसा कभी कभी उनको महसूस होता था, लेकिन देखने के बाद वो डरते नहीं थे। जब नशे में हो जाते थे ना, तो उसको अब समझने की कोशिश करते थे कि जो मैं देख रहा हूँ, क्या मैं सही देख रहा हूँ, या मेरे मन का भ्रम है, या मैं जो नशा कर रखा हूँ उसका प्रभाव है। वो समझ नहीं पाते थे। एक रात ऐसे ही शहर से बाहर निकल आते हैं सवारी को लेकर के। सवारी को जब कॉलोनी में पहुंचा देते हैं, और इसके बाद खाली टैक्सी अब लेके अपने शहर की तरफ चलने लगते हैं। उनको पता था कि मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं तो घर में जाऊंगा नहीं। मैं किसी पेट्रोल पंप के पास, किसी ढाबा के पास, किसी चाय दुकान के अब पास में, अब रात में अब सब खाली होता है, अंधेरा हो जाता है। आधी रात के आसपास कौन वहाँ पर रुकता है। अच्छा खासा उनको जगह मिल जाता था टैक्सी खड़ा करने का, और फिर आराम से अपना टैक्सी रोकते थे, और फिर अपना खाने पीना और ड्रिंक वगैरह का सब कुछ इंतज़ाम रखते थे, ड्रिंक भी करते थे। ऐसी एक रात उनके साथ में हुआ था। लेकिन वो कोई चाय की दुकान नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं। एक मकान था, खाली सा मकान रोड के किनारे बना हुआ, लेकिन मकान में कोई उजाला नहीं दिख रहा था, अंधेरा था। शायद कोई मकान में रहता है, एक नहीं रखता है, लेकिन वहाँ पर अच्छी खासी जगह थी। अब अपना टैक्सी रोक देते हैं, थके हुए भी थे दिन भर, अब रात को सही ढंग से सो भी नहीं पाते थे। सुबह जाते थे, थोड़ा फ्रेश होने के बाद कपड़े वपड़े बदल करके कुछ देर अपने घर में आराम करते थे। लेकिन जैसे ही नींद आती थी, भयानक भयानक सपना आने लगता था। उनको लगता था कि मेरी पत्नी मेरे बगल में लेटी हुई है। डर जाते थे, दिन के माहौल में भी घबरा कर आंखें खोल देते थे। आप पसीने से नहाए होते थे, अपने आप को देखते थे। आखिरकार उस घर में बहुत कम उनका आना जाना हो गया था। जब जरूरत पड़ती थी कपड़े बदलने की, नहाने धोने की, तभी उस घर में प्रवेश करते थे, और वो भी दिन के टाइम में। अब दिन रात अब उनका जो ठिकाना था रोड का साइड ही था, डरे हुए रहते थे। लेकिन जब ड्रिंक कर लेते थे ना, तब वो डर उनका शरीर से निकल जाता था। वैसे ही उस रात को घर के पास में खाली जगह पर अपना टैक्सी रोक देते हैं, और रोकने के बाद अपना ड्रिंक वगैरह निकाल लेते हैं। खाने पीने का सारा व्यवस्था तो था ही,
खाने पीने लगते हैं। जब नशा उनको चढ़ने लगता है तब रोड के दूसरे किनारे पर एक औरत दिखती है, बिल्कुल उनकी पत्नी की तरह। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं और उनको लगता है कि यही तो मेरी पत्नी है। इसी के डर की वजह से तो मैं घर में जाता नहीं हूँ। आज इससे बात कर ही लेते हैं, आखिर चाहती क्या है, मरने के बाद मुझे क्यों नहीं सही ढंग से जीने देती है। इसी की वजह से मैं घर से बेघर होकर के इस जगह पर पड़ा हूँ। आज तो आर पार हो जाना चाहिए। नशे में थे, अगर नशा नहीं करते तो शायद उनमें इतना हिम्मत भी नहीं आता। आखिरकार अपने टैक्सी से बाहर निकल आते हैं। अब फिर रोड को भी पार कर लेते हैं। रोड भी सुनसान पड़ा था और वो जो औरत थी एक पेड़ के पास में खड़ी हुई थी। देखने में लग रहा था जितेंद्र कुमार को कि ये तो मेरी पत्नी ही है। आखिरकार पेड़ के पास पहुंचते हैं और जैसे आवाज देते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? क्या चाहती हो? बताओ, अब आज फैसला हो जाना चाहिए। जैसे वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो जो उनको लगती है कि उनकी पत्नी है, लेकिन उनकी पत्नी नहीं थी, वो भी एक प्रेत आत्मा थी। और वो तो बस घूमने फिरने टहलने के लिए अपनी जगह से निकली थी। अब एक शिकार मिल जाता है। अब शिकार उसके दरवाजे के पास, मतलब उस पेड़ के पास पहुंच गया है। अपना शिकार को अब कैसे छोड़ सकती है? आखिरकार अब ऐसा ही अब अपने आप को ढाल लेती है जिससे वो जितेंद्र कुमार मोहित हो जाए। और तब ऐसा अब उनको सम्मोहन करती है कि बस एहसास हो कि वो मेरे पति हैं और आपस में पति पत्नी हैं। ऐसा उनके साथ में कर देती है। जितेंद्र जी को समझा देती है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, हमेशा रहती हूँ। जितेंद्र जी के वो पल याद आ गए थे जब उस घर में खुशहाली की तरह रहते थे। बड़ा ही आनंद आता था, पत्नी से मजाक करते थे, हंसी का दौर था। लेकिन अब सब कुछ जैसे अब एक युग का अंत हो चुका था। लेकिन जब उस पल उनकी पत्नी के रूप में वो प्रेतनी और जब जितेंद्र जी को लुभाने लगती है और जितेंद्र जी उस प्रेतनी के जाल में फंस भी जाते हैं। आप उनको लेकर टैक्सी की तरफ चलती है और कहती हैं, मैं हूँ तुम्हारा पत्नी हूँ, आओ हम दोनों मिल कर के इस जगह बैठते हैं, बातें करते हैं, प्रेम करते हैं। और ऐसा जितेंद्र जी करने लगते हैं। उनको लगता है कि हाँ, मेरी पत्नी मरी नहीं है, मेरी पत्नी जिंदा है, बिल्कुल वैसे ही दिख रही है। और दोनों अब उसी टैक्सी के पिछली सीट पर बैठ करके बातचीत, प्रेम व्यवहार सब कुछ करने लगते हैं। कब उनको नींद आ जाती है और जब उनकी आंख खुलती है तो सुबह हो गया था। सुबह होते ही वो रात वाला सीन सब याद आता है। थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है। अगले पल बिल्कुल वही डर उनके शरीर में समा जाती है। कहाँ गई मेरी पत्नी? कहाँ गई पत्नी? पत्नी जब टैक्सी में नहीं मिलती है तब बेचैन उठते हैं। डर उनको होने लगता है, शरीर में डर फिर आ जाता है। उनको लगता है कि भाई अब तो मैं बाहर भी सुरक्षित नहीं हूँ। रात मेरे पास में आई थी, मेरे साथ बैठी, बातचीत की, मुझे इतना याद है, मेरे साथ प्रेम व्यवहार किया। ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया? अपना सर पीटने लगे। डर के मारे बुरा हाल था। उनको लगा कि अब मैं घर में सुरक्षित नहीं हूँ और ना बाहर में सुरक्षित हूँ। मेरी पत्नी तो मेरा पीछा कर रही है, मरने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? लेकिन एक रात जब ये घटना घट गई तब वो स्थान बदल देते हैं। एक स्थान पर बार बार अब वो सोते भी नहीं थे। जो उनको अच्छा लगता था उस स्थान पर चले जाते हैं। और तब एक बस स्टॉप के पास में अपना टैक्सी अगली रात को लगाते हैं। वहाँ रोशनी भी थी, पानी का व्यवस्था भी था, तो जगह पसंद आ गई थी। जब तक दारू नहीं पिए थे तो उनको डर लग रहा था। रात का 10 बजा हुआ था, रोड भी सुनसान हो चुका था। जल्दी जल्दी अपना नशा करने लगते हैं और तब उनके शरीर से डर निकल जाता है। डर निकलने के बाद शेर बन जाते हैं और फिर ललकारने लगते हैं, मैं जानता हूँ तुम आसपास में हो, तुम मेरे पीछा करती हो, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती है? तुम रात में आई थी, इसके बाद मेरे साथ में क्या क्या किया, अब मुझे सब कुछ पता है। तुम मर चुकी हो, तुम मर चुकी हो, तुम जिंदा नहीं हो, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ये सब बातें बोल करके अपने मन को हल्का कर रहे थे। लेकिन आसपास में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ना तो उनकी पत्नी दिखाई दे रही थी,
और ना कुछ हलचल ऐसा हो रहा था। काफ़ी देर तक ऐसा ही वो नशा में थे, बोलते रहे। लेकिन जब उनकी पत्नी नहीं सुनाई देती है, दिखाई देती है, तब अपने टैक्सी में आ जाते हैं, पिछली सीट पर आराम से सो जाते हैं। जब उनको एहसास होता है कि मैं अकेले नहीं हूं, तब अपनी आंखें खोल देते हैं और तब देखते हैं, अरे मेरे साथ में ये कौन है। उनको लगा कि उनकी जो मरी हुई पत्नी फिर से आ गई है। लेकिन जब चेहरा अलग देखते हैं, तब वो चिल्ला पड़ते हैं, तुम कौन, तुम कौन। तब वही प्रेतनी होती है और फिर उनको धमकाती है, बिल्कुल शांत रहो, चीखना चिल्लाना नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, लेकिन मैं कल तुम्हारी पत्नी के रूप में तुम्हारे साथ इसी टैक्सी में समय बिताया था। सब कुछ बताने लगती है और कहती है, तुम शोर नहीं करोगे, चिल्लाओगे नहीं, मैं जब तुम्हें चाहूंगी और तुम्हें बुला लूंगी और तुम मेरे साथ में रात बिताना। सब कुछ समझाने लगती है। ये तो जितेंद्र कुमार जी एकदम खौफ में भर जाते हैं। उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। जो दारू पीने के बाद में चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे, अब उनकी जो गुस्सा था शांत हो चुका था। खुद भयभीत हुए पड़े थे, हाथ जोड़ने लगे, आप कौन हो, आप कौन हो। और तब कहती है, मैं पास में रहती हूँ, पास में रहती हूँ, आप चीखोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, और देखो मैं आपकी मदद भी करूँगी। मदद के नाम पर वो बताती है कि तुम मेरे साथ में प्रेम व्यवहार करो। और तब वो कहते हैं, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी का मौत हो चुकी है। और तब वो प्रेतात्मा कहती है, जो प्रेतनी होती है, मैं सब जानती हूँ, तुमने पिछली रात सब कुछ बताया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन में आ गई हूँ ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। बस मेरी बात को मानते चलो और देखो मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती हूँ। लेकिन शर्त यही रहेगा, जब मैं बुलाऊंगी और तुम्हें आना पड़ेगा। आओगे ना, आओगे ना। जितेंद्र जी एकदम डरे हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये लड़की कौन है। बार बार पूछ रहे थे कि आप कौन है जी, आप कौन है जी। लड़की कहती थी, मैं देख लो एक जवान लड़की हूँ, अब मेरा नाम ये है, अब तो मुझे देखो समझो। जितेंद्र को लगा कि कोई भूत प्रेत नहीं है, एक साधारण सी लड़की है, उनसे प्रेम करने लगी है, अब कह रही है कि तुम्हारी जिंदगी को संवार देंगे। अब जितेंद्र भी उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे, सम्मोहन कर रखा था, वो तो प्रेतनी थी ही, उस सम्मोहन के जाल से दिमाग पलट दिया था। उनको लगने लगा कि वास्तव में एक लड़की है, साधारण सी लड़की है, और ये चाहने लगी है। अब इसके बाद जो एक बार सिलसिला शुरू होता है ना, वो थमता नहीं है। गाहे बगाहे जब जितेंद्र का काम नहीं चलता है, पैसा नहीं आता है, तब उस लड़की से अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि देखो ना, कई दिनों से मेरा सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, पैसे की तंगी है, मुझे अपने परिवार को भी भेजना है, मैं क्या करूं। तब लड़की उनकी मदद करती थी, करारे करारे उनको पैसे नोट दे देती थी कि अपने घर पर भेज दो, तुम चिंता मत करो। इसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, पैसे देती रही और जितेंद्र जी अपने घर परिवार को पैसा भेजते रहे। ऐसा करते करते लगभग 3 महीना हो चुका था। जितेंद्र जी को लगने लगा कि हाँ, ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आई है ना, तब से मैं डर भूल चुका हूँ। अब तो अपने घर पर जाते नहीं थे, 1-2 घंटे सुबह में जाते थे नहा धो करके, और फिर वो घर से जल्दी से निकल कर ताला बंद कर देते थे। इसका बाद घर द्वार तो सारा उनका टैक्सी हो चुका था। रात को एकांत में जगह पर रोक लेते थे और वो लड़की उनका इंतजार करती रहती थी। नए नए ठिकाने पर हर रात लड़की बुलाती थी कि तुम अब यहाँ पर नहीं, कल इस ठिकाने पर आना, मैं उस ठिकाने पर तुम्हें मिल जाऊंगी। जितेंद्र जी वहाँ पहुँच जाते थे। लड़की भी ड्रिंक करती थी और कुछ खाती थी। जितेंद्र जी उसके कहे हुए खाना होटल से लेके आते थे, दोनों लोग मिल बांट के खाना खाते थे, ड्रिंक करते थे, फिर प्रेम करते थे, और ज़रूरत पड़ती थी तो पैसे भी देती थी। जितेंद्र जी को वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगी। वो समझ नहीं पाए कि जिस लड़की से मैं प्रेम करने लगा हूँ, आगे चलकर मेरे साथ में क्या करने वाली है। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो तो जिस लड़की को साधारण लड़की समझ रहे थे, वो तो एक प्रेतनी थी, एक पिशाचनी थी, एक प्रेत आत्मा थी, वो भी बुरी वाली, अच्छी आत्मा नहीं थी। लेकिन अभी जो दिखावा कर रही थी, एक प्रेमी बनी हुई थी जितेंद्र जी के साथ में, गाहे बगाहे मदद भी करती थी। अब इससे और क्या चाहिए जितेंद्र जी को, प्यार भी मिल रहा था, पैसा मिल रहा था,
अब उनको जीवन में और क्या चाहिए। ऐसे करते करते 3 महीना, चौथा महीना जब आ जाता है, आप जितेंद्र जी को लगता है कि अब काफ़ी दिन हो गया, एक बार अपने गांव चलते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं। गांव जाते भी थे, लेकिन अभी कई महीनों से उनको जाना नहीं हुआ। तब वो प्रेतात्मा को बताते हैं, यानी उस प्रेतनी को बताते हैं कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, अब मेरे परिवार को याद आ रही है, मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूं। प्रेतनी समझाती है कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन कहते कि नहीं, मुझे जाना ही है। अब इसके बाद प्रेतनी मना कर देती है कि देखो, मैं कह रही हूं ना कि तुम अपने गांव नहीं जाओगे, मेरे पास रहोगे, हम यहीं पर आसपास में मिला करेंगे, तुम मेरे कहना क्यों नहीं मानते हो। लेकिन जितेंद्र जी को धुन सवार था। तब वो लड़की कहती है ठीक है, लेकिन जाओ, लेकिन ज़्यादा दिन तक रुकना मत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आखिरकार जितेंद्र जी अपने गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन वो प्रेतनी ने समझाया था कि ज़्यादा दिन तक अपने गांव पर रुकना मत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। जितेंद्र जी उसको वादा करते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी शहर में लौटूंगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी पत्नी की मौत हुई थी गिरने के बाद में, अपने गांव में। वहां जाने के बाद जब परिवार वाले उनका चेहरा देखते हैं, उनका शरीर देखते हैं, जो पहले उनका चेहरा था, अब शरीर आधा हो चुका था। परिवार वाले, उनके माता पिता कहते हैं, जितेंद्र बेटा, तुम खाना पीना नहीं खाते हो क्या आजकल? मुझे लगता है कि तुम ऐसे ही रह जाते हो, तभी तो तुम्हारा शरीर आधा हो चुका है। क्या परेशानी है बेटा? अब तुम्हारी पत्नी का मौत हो चुकी है, तो क्या तुम उसी में उलझे रहोगे? ये दुनिया है बेटा, एक आता है एक जाता है। अब फिर वो दिन दुनिया की बातें समझाने लगते हैं। अब जो जितेंद्र के साथ में जो घट रहा था, अब वो ये सब बातें अपने माता पिता को कैसे बताए कि मैं अपनी पत्नी को प्रेम नहीं कर रहा, अब तो मेरे जीवन में कोई नई लड़की आ चुकी है। बताते नहीं हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके टाल देते हैं। अब उसी घर में रहने लगते हैं जहाँ पर पत्नी का मौत हुआ था। अब फिर वो गांव घर उनको प्यारा भी था, अच्छा भी था, दोस्त भी थे, बचपन के दोस्त भी थे। तो 2-3 दिन तो बीत जाता है आराम से, बातचीत करते हुए, दोस्तों से मिलते हुए। और तब उनको लगने लगता है कि अब शहर चलना चाहिए, शहर चलना चाहिए। लेकिन ऐसे टाइम में उनकी मम्मी का तबीयत खराब हो जाता है, तबीयत बिगड़ने लगती है, और तब उनको रुकना पड़ता है। डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज कराते हैं, और डॉक्टर नई नई दवाई देता है, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होता है। और जो उनकी माँ थी ना, जब वो नींद में होती थी, जब बुखार तेज होता था, तो बड़बड़ाती भी थी। बड़बड़ाहट में कुछ ऐसी आवाज़ जितेंद्र जी को महसूस होती थी, जो उनकी पत्नी ऐसा ही बोला करती थी। जितेंद्र जी को बड़ा अजूबा लगता था, लेकिन ये बात बस अपने सीने में छुपाए रखे थे। अब तो उनको जल्दी निकलना था, लेकिन अब यहाँ पर आकर के माँ की तबीयत बिगड़ चुकी थी। अब तो उनका शहर जाना लगभग नामुमकिन सा हो चुका था। उनको लगने लगा कि भाई, मैं अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर के शहर के क्यों जाऊँ, मुझे अपनी माँ का देखभाल करना है। और उधर जो प्रेतात्मा है वो बेचैन थी जितेंद्र की याद में। अब जो करना चाहती थी वो समय आ चुका था, और इसके लिए वो शहर में तड़प रही थी अपने स्थान पर। जब देखती है कि जितेंद्र जी के साथ में कुछ ऐसा घर में घट रहा है, और तब वो गांव में पहुंच जाती है। जितेंद्र जी अपने मम्मी पापा का सेवा करते थे, और माँ की तबीयत खराब था, काफ़ी देर तक माँ मम्मी के पास में बैठे रहते थे। और जब पापा कहते थे कि जा बेटा, बहुत रात हो गई, जा तू भी आराम कर ले, और तब अपने घर में आते हैं जहाँ पर वो सोया करते थे। और उस घर में जब आते हैं, अपने पलंग पर सोते हैं, और जैसे ही उनको नींद आ जाती है, और तब उनको महसूस होता है कि कोई उनके बगल में आकर के लेट चुका है। आंखें खोलते हैं, और जैसे ही आंख खोल करके जब देखते हैं ना, तो उनके चीखें निकलने शुरू हो जाती हैं। वही लड़की उनके बिस्तर पर पहुंच चुकी थी। उनका मुंह दबा देती है, कहती है चीखो मत, चीखो मत। लेकिन ये लड़की यहां तक कैसे पहुंच गई? ये सब देख करके जितेंद्र जी का खून सूख चुका था, थरथर कांप रहे थे, डर के मारे बुरा हाल था। लड़की समझाने लगी कि देखो, तुमने वादा किया था
कि तुम फलाने दिन का आ जाओगे, लेकिन तुम वादा अपना तोड़ चुके हो। मैं देख लिया कि तुम नहीं आओगे तो मुझे ही आना होगा। जितेंद्र जी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी दूर से लड़की मेरा गांव नहीं देखी, मेरा घर नहीं देखी, गांव तो मेरा बड़ा है, उसमें मेरा कौन सा घर है, अब बंद दरवाजे में ये कैसे आ चुकी। जितेंद्र जी सोच के परेशान थे। उनको लगने लगा ये मामला कुछ गड़बड़ है, ये लड़की है क्या चीज। तब वो लड़की से पूछते हैं तुम हो कौन, और तुम इतना लंबा सफर तय कैसे कर लिया, अब मेरे घर के अंदर तुम कैसे पहुंच गई, कैसे पता था। लड़की मुस्कुराती है और कहती है बस मैं आ गई, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, अपने आप को रोक नहीं पाई। अगले पल खटका तो लग चुका था जितेंद्र जी को, क्योंकि गांव में तो दारू पीते नहीं थे, दारू से परहेज करते थे। उनको लगने लगा यहाँ तो मामला गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ पूरा ही सब कुछ है। और तब कहते हैं, समझ में आ जाता है कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये कहीं भूतनी तो नहीं है। और तभी तो मुझे रात में मिलती थी, जब मैं उसमें दिन को बुलाता था तो कहती थी कि मुझे दिन में कोई काम है, कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी, हमेशा रात के टाइम मिलती थी। ये लड़की हमेशा मुझे रात को ही क्यों मिलती थी। अपना दिमाग दौड़ाने लगे और वो लड़की उनसे मीठी अब बातें कर रही थी, सब कुछ समझा रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारी याद में तड़प रही थी, मुझे रहा नहीं गया, तब मैं तुम्हारे पास यहाँ पर पहुँच गई। लेकिन जितेंद्र जी का दिमाग कहीं और चल रहा था। वो बिल्कुल सब कुछ समझने लगे थे, नहीं, ये लड़की हो ही नहीं सकती, ये कोई प्रेतात्मा है, भेष बदल रखी है और अपने आप को लड़की साबित कर रही है, लेकिन लड़की नहीं है, ये जरूर कोई भूतनी है, कोई प्रेतात्मा है। और इसके बाद जितेंद्र जी पलंग से उतरने लगते हैं। वो चाहते थे कि मैं दरवाज़ा खोल करके घर से बाहर निकल जाऊं और मम्मी पापा के कमरे में चला जाऊं। उनका मन में ये चल रहा था। शायद वो लड़की भाप गई थी। जैसे ही कदम जमीन पर रखने लगते हैं, पलंग से उतरने लगते हैं, और तब घसीट लेती है पलंग पर, उनके सीने पर सवार हो जाती है। अब फिर जो उसका असली चेहरा होता है सब कुछ सामने में आ जाता है। बिल्कुल जो उसका असली रूप था, भयानक रूप, और सब कुछ जितेंद्र जी देख लेते हैं। उनकी आवाज़ बंद कर देती हैं। वो चीखना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाना चाहते हैं, अपने परिवार को सबको बताना चाहते थे कि मेरे साथ मुसीबत हो चुकी है, आप लोग मुझे आके बचाइए, लेकिन वो बोल ही नहीं पाते हैं। चीखने के मन तो करता है, चिल्लाने का मन तो करता है, लेकिन आवाज़ उनकी बंद हो चुकी थी। और तब वो लड़की जो प्रेतात्मा थी, भयानक रूप, देख करके हंसती है और कहती है मैं जान गई थी, शायद तुम मुझे पहचान चुके हो, मैं तुम्हें अब छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं जान गई थी कि तुम पलंग से उतर करके दरवाज़ा खोल करके अपने मम्मी पापा के घर में भाग जाओगे। तुमने यही सोचा था ना। जितेंद्र जी अब तो साक्षात देख चुके थे, ये जो लड़की कितनी सुंदर दिखती थी और कितनी बदसूरत हो गई थी। इसकी आंखें देखो कितनी लाल लाल नज़र आ रही है, बड़ी बड़ी नज़र आ रही है। पसीना छूट रहा था। चीखना चिल्लाना तो जैसे भूल ही गए थे, आवाज़ उनकी बंद हो चुकी थी। छटपटाना शुरू किए, लेकिन वो छटपटाना भी उस प्रेतात्मा ने रोक दिया, एकदम पंगु बना कर रख दिया था। और फिर उनके सीने पर सवार हो गई थी, हंस रही थी और कह रही थी आज तेरी आखिरी रात थी, इसीलिए मैं तुझे बार बार रोक रही थी कि तू अपने गांव मत जा, तू अपने गांव मत जा। मैं तुझे आज की ही रात को तुझे अपना शिकार बनाना चाहती थी। मुझे लगा कि अब तो तू आ नहीं पाएगा, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। और देख मैं नियत समय पर तेरे घर में पहुंच गई। मैं तुझे आज मार दूंगी, बस कुछ देर के बाद तेरा खेल खत्म कर दूंगी। जितेंद्र जी अब मन ही मन अब डर गए थे। उनको लगने लगा कि अब मैं शायद कभी जिंदा नहीं बचूंगा। मैं अपने मम्मी पापा को बता भी नहीं पाऊंगा कि मेरे साथ में क्या हुआ था। मैं अपने मम्मी पापा को देख भी नहीं पाऊंगा, अपने परिवार के किसी मित्र से लोगों से मैं मिल नहीं पाऊंगा। मन ही मन आंसू बहाने लगते हैं। और तभी उनके मन में ख्याल आता है कि आज मेरी पत्नी होती तो मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं होता है। पत्नी की याद उनको आने लगती है, आंखों से आंसू निकलने लगता है। अगर मेरी पत्नी होती तो आज मेरी रक्षा करती, मुझे बचाती। और यही सब मन में ध्यान अब लगा लेते हैं।
पत्नी के याद में आंसू बहाने लगते हैं दिल से। और उसी वक्त जो होता है वो देख करके जितेंद्र कुमार जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखते हैं कि उनकी पत्नी जिस रूप में वो देखा करते थे और उसी रूप में कब आ गई, कब कमरे के बीच आके खड़ी हो गई, बिल्कुल समझ ही नहीं पाए थे। अब तो देख सकते थे, आवाज़ तो नहीं कर सकते थे, शरीर हिला नहीं सकते थे। जब अपनी पत्नी को देखते तो उनको लगता है कि मेरा भ्रम है, मेरा भ्रम है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरी पत्नी तो मर चुकी है, मेरी पत्नी तो वो शहर वाले घर में रहती है, ये गांव में कैसे आ गई, मेरे गांव में कैसे आ गई। वो तो मेरे शहर वाले घर में मुझे दिखाई देती थी, ये यहाँ पर आ ही नहीं सकती। मेरा मन का भ्रम है, ये मेरा भ्रम टूट जाएगा, मैं मौत के कगार पर हूँ, आइए पिशाचनी है, मुझे मार डालेगी। लेकिन अगले पल जो उनकी पत्नी करती है, आप देख करके मन में थोड़ा अब राहत महसूस होने लगती है। सीधा फुसफुसाते हुए अब भारी आवाज में उस प्रेतनी को ललकारती है, मेरे पति के पास से हट जा, मेरे पति के पास से हट जा। जब पत्नी अब उस प्रेतनी को ललकारती है, वो तो जैसे जितेंद्र जी के सीने पर बैठी हुई थी, जितेंद्र जी को देख रही थी, शायद वो मारना भी चाहती थी, शायद वो समय अब आ चुका था। तभी जब वो आवाज़ सुनती है तो मुड़ के देखती है, और जैसे मुड़ के देखती है वो बिल्कुल क्रोधित हो जाती है। तू कहती तू कौन है, तू कौन है, तू इस घर में कैसे आई। तब जितेंद्र की पत्नी और नज़दीक आ जाती है, कहती है जिस इंसान को तू मारना चाहती है ना, मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। तू इनको हाथ भी लगा सकती है, तू इनके सीने से उतर जा, जल्दी से उतर जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो जो प्रेतनी थी वो भी ताकतवर थी, वो भी डरने वाले में से नहीं थी। वो भी समझ गई कि शायद ऐसा हो सकता है, अब ये इसकी पत्नी आ गई है जो भी प्रेतात्मा के रूप में है। आखिरकार दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। उस घर में छोटा सा कमरा लड़ाई का मैदान बन जाता है। आज सब कुछ जितेंद्र जी अपनी आंखों से देखते रहते हैं कि अब क्या होगा, मेरी पत्नी हार जाएगी, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, ये सब सोचते हुए अब वो लड़ाई को देख रहे हैं। कभी पलड़ा और प्रेतनी का भारी पड़ जाता है, और कभी उनकी पत्नी का। ऐसा लड़ाई कम से कम आधा पौना घंटा तक जितेंद्र जी को महसूस होता है कि लड़ाई इतनी देर तक चलती रहती है, और आखिरकार उनकी पत्नी की जीत होती है। उस प्रेतनी का बाल मुट्ठी में पकड़ लेती है, अब फिर जैसे उस मकान के बीचों बीच जो छत बना हुआ था, और उस छत से लेकर के आसमान में जैसे उड़ जाती है। जब घर में बिल्कुल शांति हो जाता है, लेकिन जितेंद्र जी की अभी भी बोलती बंद थी, जैसे शरीर बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, डरे हुए थे। जब पत्नी का हालत देखते हैं, मतलब पत्नी उस जगह पर नहीं है, ना वो प्रेतनी है, अभी भी डर लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर उनकी पत्नी सामने नजर आती है। उनको ऐसा शरीर को टच करती है, और इसके बाद उनकी आवाज़ भी लौट आती है, और जो शरीर में जैसे फ्रीज हुआ पड़ा था, शरीर का अंग भी काम करने लगता है। आंसू बह रहा था जितेंद्र जी को अपनी पत्नी के सामने देख करके। पत्नी के आंखों में भी आंसू आ रहा था। एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बोल कोई भी नहीं रहा था। आखिरकार उनकी पत्नी ही जितेंद्र जी की अब बोलती है, मैंने उसको ठिकाने पर लगा दिया है, आज के बाद आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं लौटेगी। मैं सही वक्त पर इस घर में थी, और तब मैं देख पाई। अगर मैं कहीं दूर होती तो शायद आप जिंदा नहीं बचते, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं हूँ, जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलती, मैं आपके आसपास में रहूँगी। आप मुझे डरा मत कीजिए, मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं हमेशा आपको निगरानी में रखूँगी, ताकि वो गलती से फिर आपके पास ना पहुँच जाए। इतना सुनने के बाद ऐसा जितेंद्र जी को लगने लगा कि अब मैं क्या करूँ। आंखों से आंसू निकल रहा था, लगातार अपनी पत्नी की तरफ देख रहे थे। तभी जैसे घर के लोग जाग चुके थे, उस घर में कुछ ऐसा हलचल भी हुआ था। तब उनके पिताजी आकर के आवाज़ देते हैं, जितेंद्र बेटा तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना बेटा, देखो तुम्हारी मम्मी का बुखार उतर चुका है, आओ एक बार देख लो। जितेंद्र जी अब अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं। अब पत्नी बस होठों पर हाथ रख देती है, मतलब हमारी बात कोई भी बंद बताना, इस घर में क्या हुआ है बस इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। अब इसके बाद वो गायब हो जाती है।
जितेंद्र जी पलंग से उतरते हैं, शरीर बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा था। दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके बापू खड़े थे। अपने माँ के कमरे में जाते हैं और देख करके बड़ा खुशी होती है कि माँ का जो तबीयत खराब था, बुखार चढ़ा हुआ था, उतर नहीं रहा था, और वो भी उतर चुका था। माँ भूखी थी, कुछ खाने को मांग रही थी, इसलिए बापू आए थे। और तब जितेंद्र जी को एहसास होने लगा कि अगर मेरी पत्नी नहीं होती तो शायद मैं आज इस घर में जिंदा भी नहीं बचता। मैं अपने माँ बाप को दोबारा देख भी नहीं सकता था। ना जाने मेरे साथ में क्या होता। आंसू निकलने लगा। और तब माँ कहती, बेटा तू रो क्यों रहा है? जितेंद्र अपने आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं, माँ तुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि तू अब सही हो गई है। चल अच्छा हुआ, अब मैं कुछ दिनों के बाद शहर चला जाऊंगा। माँ कहती है, ठीक है बेटा, अब मैं भली चंगी हो गई। लेकिन जितेंद्र जी को लगता था कि माँ को सही करने में अब उनकी पत्नी का हाथ था। उस रात को जो घटना घटी थी, इसके बाद ही तो माँ बिल्कुल सही हो गई थी। इसके बाद कुछ दिन अपने गांव पर रहने के बाद जितेंद्र जी अपने शहर लौट आते हैं, उसी घर में। अब वो घर डरावना ही लगता था। अब आप कहीं रोड पर रुकते नहीं थे, ना कहीं रोड पर दारू पीते थे। दारू तो पीते हैं लेकिन अपने घर में आकर के। कभी कभी उनको एहसास होता है कि उनकी पत्नी किचन में है, कुछ काम कर रही है, कुछ खटपट होता है। दौड़ के जाते हैं ताकि अपने पत्नी से बात कर सकूं, मिल सकूं, अपने दिल की बात अब उसको कह सकूं। लेकिन वहां जाके निराशा ही हाथ लगती है, पत्नी थी नहीं। तब अपनी पत्नी को आवाज़ देते थे कि तुम यहीं पर हो, मुझे पता है तुम मेरे आसपास में हो, आओ ना, आओ ना, मिल बैठ के बातें करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, आओ ना। लेकिन कभी भी वो पुकार उनकी पत्नी ने सुना नहीं था। लेकिन जितेंद्र जी को कई सालों तक लगता रहता था कि उनको पत्नी उनके आसपास है, उनकी निगरानी कर रही है, चाहे वो शहर का घर हो या चाहे वो गांव का घर हो। जब वो गांव भी जाते थे तभी अपने कमरे में ऐसा एहसास होता था। लेकिन ये कुछ ही सालों तक चला था। इसके बाद कभी पत्नी का एहसास उनको आया नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे उनको एहसास हो सके। शायद उनकी पत्नी को मुक्ति मिल चुकी थी और तभी तो ऐसा उनके साथ में हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जितेंद्र कुमार की भेजी हुई उत्तराखंड से। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाई पोला बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आपके पास में ऐसी कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरी मेल आईडी पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं आपकी कहानी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी अपनी कहानी को मुझे शेयर कर दीजिए। दोस्तों, फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।